तो ट्रंप जहां पर मौजूद थे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ डिनर के लिए, वहां हुई फायरिंग ने अब बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल यह कि क्या इसका ईरान से कनेक्शन है, सवाल यह कि क्या ईरान ने उस हमलावर को हायर किया था उस जॉब के लिए जो वो पूरा नहीं कर पाया, या ये केवल एक मैसेज था जो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हो गया है अमेरिका को, ट्रंप को। इन सब पे बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि ट्रंप पर गोलीबारी और अब क्या ईरान की यहां पर है बारी, ईरान पर बमबारी करेंगे ट्रंप और पहले से ज्यादा भीषण बमबारी करेंगे। उससे पहले कि हम इस पर बात करें और अपने एक बड़े पैनल से इस पर हम चर्चा करें, शुरुआत इस समय की कुछ बड़ी खबरों के साथ। इजरायली एयरफोर्स के एक्शन का वीडियो आया है, दक्षिणी लेबनान में हमले का वीडियो जारी किया गया है। हिजबुल्लाह अड्डों पर इजरायल की बमबारी। इजरायली एयरफोर्स ने ऑलरेडी लेबनान के साथ किया अपना सीजफायर तोड़ दिया है और वहां पर लगातार वो बमबारी कर रहे हैं। ये दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हिजबुल्लाह के अड्डों पर बमबारी की तस्वीरें देखिए। और सीजफायर के खयाम में इजरायली हमला। खयाम भी इजरायल में लेबनान में पड़ता है। दक्षिणी लेबनान में रिहायशी ब्लॉक्स में धमाका हुआ है। ट्रंप ट्रूस एक्सटेंशन के बीच इजरायल ने कार्रवाई की है, यानी जो समझौता हुआ था ईरान और अमेरिका के बाद लेबनान और इजरायल में, उसका एक्सटेंशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहां पर इजरायल नहीं रुक रहा है हमले करने से। ये खयाम की तस्वीरें हैं जहां पर अटैक किया है इजरायल ने। और अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि लेबनान में जो इजरायल कार्रवाई कर रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है, इससे क्या आगे अब यहां से हो सकता है। ट्रंप पर फायरिंग के बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान और ओमान के बीच बड़ी बैठक हुई है। ओमान के सुल्तान तारिक से मिले हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। देखिए उसकी तस्वीरें। तो ओमान, पाकिस्तान, ये खुद कहा था अरागची ने की, और उसके बाद रूस, वो 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। ओमान से उनकी तस्वीरें आ गई हैं। ओमान वो देश है जो इस जंग से पहले ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा था और बहुत करीब पहुंच गए थे दोनों किसी समझौते के, और उसी बीच इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। एक बार फिर ओमान पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री। क्या इसके कोई संकेत हैं? क्या यहां से कुछ बैक चैनल फिर से बातचीत फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक दौर की वार्ता फेल हो गई, दूसरे दौर की वार्ता पे कोई आया ही नहीं मिलने बात करने। ट्रंप कह रहे हैं कि किससे मिलने जाएं 15-16 घंटे सफर करके, जिनको कोई जानते ही नहीं। तो अब ये ओमान जो पहुंचे हैं अरागची, इसका क्या मैसेज है? क्या ओमान में फिर से कोई एक प्लेटफॉर्म बिल्ट हो रहा है, फिर से वहां पर कोई फाउंडेशन रखी जा रही है दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर एक बार फिर लाने के लिए ओमान में? और अमेरिका और इजरायल को ईरान की सीधी धमकी, दोबारा हमला किया तो कड़ा जवाब देंगे। हॉर्मुज पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। यूएस इजरायल हमले के बारे में सोचे भी नहीं, यह कहा है ईरानी कमांडर ने। उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी है इजरायल और अमेरिका को। और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आज डिफेंस एक्सपर्ट, एयर कमोडोर कार्तिक काली थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा अचल कुमार मल्होत्रा पूर्व राजदूत और डॉक्टर शुभदा चौधरी फॉरेन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं तीनों। आप तीनों का स्वागत है। और जनरल सिवाच, शुरुआत आपसे। जनरल सिवाच, अमेरिका में क्या हुआ, किस तरह से ट्रंप पर हमला हुआ, किस तरह से वहां पर एकदम से हौच पौच मच गई, किस तरह से पूरी दुनिया ने, अब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। क्या इन सब को हम ईरान के और नहीं जोड़ेंगे तो थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा? ट्रंप, ईरान में जो कुछ हुआ उससे जोड़ें, और क्या हम मान सकते हैं कि ईरान का कोई हाथ इसके पीछे हो सकता है? गौरव, ऐसा कहना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई है, पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये सिक्योरिटी लैप्स है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई शक नहीं। एक जो कैलिफोर्निया का टीचर है अभी, कॉलिन थॉमस एलन, ये एक होटल हिल्टन में ही रुका हुआ था, और ये आता है और इसके पास एक प्रकार से गन है, शॉर्ट गन भी है, हैंड गन भी है, काफ़ी हथियार भी हैं, नाइफ भी हैं, और ये मैनेज कर लेता है, बहुत नज़दीक बोर्ड रूम तक आने की कोशिश में कामयाब रहता है। तो ये तो सच्चाई एक सिक्योरिटी लैप्स है। और जो सुनने में ये आया कि जो FBI है, जो सीक्रेट सर्विस है, वो 3 से 4 टियर है, वो डिफेंस देती है, जो इनर है, फिर मिडल है, मगर इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये सच्चाई है, सिक्योरिटी लैब्स है। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर गौरव। एक तो ये जिंदा पकड़ा, आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा रुकिए, अभी इस पर आता हूं, इस पर और बात करूंगा, इस पर बात करूंगा, इस पर डिटेल में हमारे पास प्रोग्रामिंग है। लेकिन अब एक बार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसको जोड़ लेते हैं।
और डॉक्टर शुभदा चौधरी, क्योंकि मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। डॉक्टर चौधरी, मुझे ये बताइए, क्या ओमान में बातचीत का कोई ट्रैक फिर से बनते हुए देख रही हैं आप, कोई प्लेटफॉर्म बनते देख रही हैं? अब्बास अरागची इस वक्त ओमान में, तस्वीरें दिखा दीजिए पीसीआर वाली। क्या पाकिस्तान की जगह अब ओमान लेने वाला है, ऐसा दिखता है? देखिए, जब अगर मैं JCPOA से इसको compete करूं, तो JCPOA का जो डील हुआ था, ओबामा ने जो किया था, उसको 20 महीने लगे थे, और अगर पहला बैक चैनल टॉक से लेंगे तो 3 साल लगे थे बनने में, 3 साल, और 11 डिफरेंट सिटीज में हुआ था, 11 डिफरेंट सिटीज। तो यहाँ पे अगर वियना है या फिर ओमान है या फिर पाकिस्तान है, तो ये अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये होगा। लेकिन जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि 60 डेज के अंदर एक डील फाइनलाइज हो जाएगी, वो वैसा होगा नहीं, क्योंकि ओबामा के टाइम पे अभी जैसे स्टीव विटकॉफ है, जैरेड कुशनर है और JD वैंस कभी हैं कभी नहीं है, लेकिन ओबामा के टाइम पे यूएस के लीड नेगोशिएटर वेंडी शर्मन थे, जो यूएस आर्मी के वेटरन कंट्रोल में आते थे। फिर जॉन कैरी थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट इंसान जो था, जो एक्सपर्ट नेगोशिएशन में था, वो था जॉन फाइनर, जो पूरा न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज का एकदम टेक्निकल एस्पेक्ट समझते थे। तो इसलिए अब मुद्दा यहाँ पे आता है कि क्या, क्योंकि पिछली बार 11 डिफरेंट सिटीज को लिया गया था और एक मल्टीलैटरल फोरम बनाया गया था, रशिया, फ्रांस, चाइना, सबको मिला के ओबामा ने किया था। तो अब ट्रम्प क्या करने वाले हैं, और क्या सिर्फ ये यूरोप और पाकिस्तान, ओमान और यही तक शिफ्ट होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी नेतन्याहू ने बोल दिया है कि सीज फायर लेबनान और इजराइल के बीच में खत्म हो चुका है, और उसके साथ इराक में बहुत सारे अटैक शुरू हो चुके हैं। अब मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि ये जो स्टेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि ये स्टेज्ड क्यों है, क्योंकि जो मैं इस पर आऊंगा। मैंने जनरल सिवाज को भी इसीलिए बीच में रिक्वेस्ट किया, क्योंकि देखिए, अगर हमारे व्यूअर्स को लग रहा हो कि ये दोनों अलग अलग खबरें हैं, तो बिल्कुल अलग अलग खबरें नहीं। हम इन दोनों को बीच में बुनेंगे, बीच में लाएंगे, जोड़ेंगे, इनके कनेक्शंस खंगालने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करें कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू का ये कहना कि सीज फायर टूट चुका है, ट्रंप का ये कहना कि इसके पीछे ईरान है, ये अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम सारे संभावनाओं को तलाश रहे हैं। जल्दी आपके सामने खुलासा करेंगे। ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग को लेकर सबसे नई खबर आई है। होटल में ही शूटर ने पिस्टल को असेंबल किया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान हमलावर ने 7 राउंड फायरिंग की। हमलावर ने होटल के बॉलरूम के बाहर से फायरिंग की। शूटर ने कबूला कि ट्रंप को निशाना बना रहा था मैं, ये उसने कबूल लिया है। यानी ट्रंप बाल बाल बच गए। एक बार फिर जब मैं ये कह रहा हूं, तो आपको मालूम है कि कैंपेन के दौरान उनके गोल्फ रिजॉर्ट में इससे पहले भी उन पर हमले की कोशिशें हो चुकी हैं। कैंपेन के दौरान तो फरवरी में उनके पर 2025 में उनके कान को छूते हुए निकल गई थी गोली, और उसके बाद उन्होंने कहा था विल राइज अगेन। वो उनका फिस्ट का जो एक विजुअल आया था, और वो बहुत ज्यादा दुनिया भर में देखा गया था उसको। तो ये ट्रंप एक बार फिर बचे हैं। क्या ट्रंप को लगातार निशाना बनाने की कोशिश अमेरिका में से ही अंदर से कोई कर रहा है, या ट्रंप ने अपनी कार्यशैली से दुनिया भर में जो अपने दुश्मन बनाए हैं, और जो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त ट्रंप का है ईरान, क्या इसके पीछे वो हो सकता है? इस पर बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए। पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी बातें हो रही हैं, पूरी दुनिया में ये तस्वीरें देखी जा रही हैं। वॉशिंगटन पार्टी में फायरिंग का हैरान करने वाला वीडियो अब सामने आया है। फायरिंग के बाद मंच पर अफरा तफरी मच गई है। JD वैंस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनको सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला। स्टेज से बाहर निकालते वक्त डोनाल्ड ट्रंप बल्कि गिर भी गए। वो तस्वीरें भी आप देखिए। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को उठाकर बाहर निकाला, तो एकदम वहां पर बहुत स्थिति खराब हो गई। एकदम से वहां पर ऐसी स्थिति बन गई कि क्या किया जाए। सीक्रेट सर्विस ने, बहुत तारीफ हो रही सीक्रेट सर्विस की, कि उन्होंने बहुत जल्दी उस खतरे को भांपा, VIPs को निकाला वहां से, और सबको सुरक्षित बचा लिया, और उस हमलावर को भी जिंदा पकड़ लिया। तो हालांकि सीक्रेट सर्विस के एक अधिकारी जो है वो घायल हुए हैं, लेकिन वो भी अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इसी बीच ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग पर दुनिया भर से बयान आए, रिएक्शंस आए। दुनिया भर के स्टेट हेड्स ने कहा है, मार्क कार्नी ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। स्टार्मर, जो कि ब्रिटेन के PM है, मैक्रो फ्रेंच प्रेसिडेंट, इन सहित कई देश के नेताओं ने चिंता जताई है। इनफैक्ट जो उर्सुला वैन डेर है, उनका भी थोड़ी देर पहले रिएक्शन आया कि उन्होंने मेलानिया और डोनाल्ड ट्रंप दोनों से बात की है, और वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की घटना का कोई स्थान लोकतंत्र में या नहीं होना चाहिए इस दुनिया में। और देखिए, इस पर बात करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे साथ एक वो काले भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एम्बेसडर मल्होत्रा, क्या आपको लगता है कि ईरान के से चल रहे इस जंग या जंग जैसे हालात के बीच
डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरह का हमला क्या ईरान अटेम्प्ट करेगा? आपको लगता है ईरान अटेम्प्ट कर सकता है, या इसके पीछे कुछ और चीजें भी हो सकती हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है ट्रंप पर हुआ हमला, और कैंपेन के दौरान तो ईरान पे कोई अटैक भी नहीं हुआ था जब वो अटैक हुआ था ट्रंप के ऊपर। तो क्या इसको हमको जोड़ना चाहिए या नहीं? नहीं, नमस्कार गौरव। नमस्कार सर। आपने 2-3 सवाल उठाए। क्या इसका जो भी अटेम्प्ट हुई है, ये वहां तक तो वो पहुंचा भी नहीं था। बहरहाल हम इसको मान के ही चलते हैं कि असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। तो क्या इसका ईरान के साथ कुछ लेना देना है, या ये अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ लेना है, या ट्रंप की उन पॉलिसीज के साथ कुछ लेना देना है जिसकी वजह से अमेरिका के बीच में आजकल जो है असंतोष फैला हुआ है। आई मीन वो सिर्फ ईरान वॉर को लेके नहीं है, बहुत सारी दूसरी पॉलिसीज है। एक सवाल आपने ये नहीं पूछा, क्या ये ट्रंप ने खुद तो नहीं करवाया? सर मैंने कहा क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है क्या? आप डिप्लोमेट, मैं हूं, आप डिप्लोमेसी की भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? आप खुल के बोलिए, खुल के पूछिए। बताइए सर, बताइए क्या ट्रंप ने करवाया होगा? ये हो सकता है ये अमेरिका में 4 असैसिनेशन हुए, एक भी नहीं बचा। वो उसकी किस्मत अच्छी थी रोनाल्ड रीगन की कि वो इंजर्ड हुआ, बहुत सीरियसली मर ही जाता बेचारा। लेकिन यहाँ तो एक बार कान छिद गया और दूसरी बार तो आसपास भी नहीं पहुंचा। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने को सेल्फ ग्लोरीफाई करना शुरू किया। उन्होंने बोला असैसिनेशन अटेम्प्ट की मैंने सारी थ्योरी साइकोलॉजी पढ़ी है। जो इम्पैक्टफुल लोग होते हैं, जो दुनिया में कुछ करके जाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है। और जो इम्पैक्टफुल नहीं होते, जो किसी काम के नहीं होते, उनको फिर कोई पूछता भी नहीं। एनीवेज, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। बट कमिंग टू मोर सीरियस थिंग्स, देखिए ईरान की तरफ से अगर कोई भी लिंक है तो फिर ये इतना छोटा ऑपरेशन क्यों? या सिर्फ मैसेज देने के लिए है कि एक आपने किसी को हायर किया, सुपारी दी और कहा कि एक बार कर दो, कि जैसे आपने, हम एक छत के नीचे बैठे हुए थे आयतुल्लाह ख़ोमेनी और उनकी पूरी टीम, और आपने जो है हमें खत्म कर दिया। आज आप एक छत के नीचे बैठे हुए थे और आपके साथ बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट जो है डिग्नेटरीज भी बैठे हुए थे। हम चाहते तो हम आपको भी वही जो जवाब दे सकते थे। तो अब आप समझ जाइए, ये बहुत थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। बाकी ये भी है, जैसे वो गन कल्चर हम जानते हैं अमेरिका में कितना है। इससे पहले साइकियाट्रिक फायरिंग गन कल्चर के लेते हुए, बट ये गन कल्चर वाला भी नहीं लग रहा है। बिकॉज जिस तरीके से उसने प्लान किया, जीनियस प्लानर है। हो सकता है भटका हुआ है, लेकिन जीनियस है। प्लानिंग करी उसने, सब कुछ अंदर असेंबल किया जैसा बताया जा रहा है। तो सभी पॉसिबिलिटीज को आप करके देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान की तरफ से संभावना कम है। विद इन अमेरिका जो इंटरनल उनके यहाँ थोड़ा असंतोष है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेके, और ये इमिग्रेशन, माइग्रेशन। नहीं, अब इसमें कहा यह जा रहा है कि जो हमलावर है ना तो वो ईरानियन है, ना वो इतना हो सकता है हाईली मोटिवेटेड हो, लेकिन वो हाईली एडुकेटेड भी है। उसको एक बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल चुका है। वो मतलब पढ़ा लिखा भी है और इस सोसाइटी में रेस्पेक्टफुल पोजीशन पर है। उसके बावजूद इस तरह का हमला करना, बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट वायरल हैं कि ये मोटिवेटेड है, शिया मॉस्क में जाता था, ईरानी एक्टिविस्ट बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल रिएक्शन या ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है अमेरिका की तरफ से जिसको हम यहाँ पर कोट कर सकें। लेकिन इस तरह का हमला करना, और वो भी इतने पढ़े लिखे इंसान का, जो आप कह रहे हैं जीनियस तो है वो, लेकिन क्या इसके पीछे केवल ईरान का ही एंगल है या कोई और एंगल? अब पूरी दुनिया यही जानना चाहती है। ट्रंप की फायरिंग का क्या कोई ईरान कनेक्शन है? देखिए, ईरान से वार्ता रद्द होने के 10 घंटे बाद ही यह शूट आउट हुआ है। होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी हो रही थी। ईरानी कट्टरपंथियों ने खामनेई की मौत का बदला लेने की बात कही थी। इस मामले का ईरान कनेक्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि जुलाई 2024 में साजिशकर्ता आसिफ मर्चेंट IRGC से जुड़ा था। पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट ने कासिम सुलेमानी की मौत के बाद साजिश रची थी। पेंसिल्वेनिया रैली में ट्रंप पर हमले से पहले ही आसिफ मर्चेंट पकड़ा गया था। FBI का दावा था कि मर्चेंट को IRGC ने ट्रंप को मारने के लिए 4 लाख एडवांस दिए थे। पेंसिल्वेनिया रैली में ट्रंप पर हमले के बाद FBI ने इसके पीछे ईरान का हाथ बताया था। अब अगर पेंसिल्वेनिया वाले अटैक में ईरान का हाथ था, तो क्या इस अटैक में भी ईरान का हाथ हम अब जोड़ सकते हैं, और वो भी तब जब वॉर लाइक सिचुएशन हो, 40 दिन की वॉर हो चुकी हो। एक और बड़ी खबर है, हमले के बाद ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी, ईरान में युद्ध जीतने का मेरा इरादा नहीं बदलेगा। ट्रंप ने कहा कि ये हमें हमारे उद्देश्य से भटका नहीं पाएंगे, हम अपना काम करते रहेंगे।
मुझे नहीं मालूम कि ईरान से हमले का संबंध है या नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप ने कहा कि अभी वो क्लियर नहीं है कि ट्रंप इसके पीछे ईरान है या नहीं, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। एयर कमोडोर गालिब, मैं सीधा सवाल देता हूं, ट्रंप क्या इस घटना को छोटा बना रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन हमारा जो लार्जर पिक्चर है, जो हमारा बड़ा मकसद है, वो है ईरान को झुकाना, ईरान को अपनी शर्तों पर लाना और वहां जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, जो उनको अचीव करना, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं? एयर कमोडोर गालिब, अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। जनरल सिवाच, क्या आप इस पर आंसर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो, मेरे को लगता है गौरव, क्योंकि ये जैसे बहुत अच्छा एनालिसिस पहले भी आपने भी किया कि ईरान के साथ इसका कनेक्शन डायरेक्टली अभी बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ। क्योंकि इसके अंदर एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है कि जो जिसने हमला किया था उसको दबोच लिया है और उससे इन्वेस्टिगेशन होगी और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो भी हमले होते थे वहां पर असेसिनेंट को मार दिया जाता था, तो पता नहीं लगता था कि उसका मोटिव क्या क्यों था, उसके पीछे कौन थे। तो क्योंकि ये होटल में रुका हुआ था एज ए गेस्ट, हो सकता है कि कोई होटल का ने भी इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी। हथियार बहुत ज्यादा लेके घूम रहा था, हैंड गन भी था इसके पास और नाइफ भी थे और बाकी हथियार जो आप कह रहे हैं कि हथियार ने असेंबल किया, ये आजकल के मॉडर्न हथियार सारे ऐसे हैं कि जिसको 3-4 पार्ट्स में कर सकते हैं और फिर बाद में एक पार्ट में बनाते हैं। कर सकते हैं, मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन जिस होटल में खुद प्रेसिडेंट आ रहे हो, उनकी पूरी कैबिनेट आ रही हो, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है पूरा होटल सर, किसी भी आम इंसान को वहां रुकने की इजाजत नहीं होती। गौरव भाई, इसी को एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ी चूक है ये। किस प्रकार से आपने जो 3 टियर की इनकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सर्विस की, जो वो क्या कर रही थी, क्यों नहीं पकड़ पाई? इतनी नजदीक आ गया ये एसएलएन बॉल रूम के बाहर तक आ गया। तो मुझे लगता है कि सीक्रेट सर्विस की कमी तो है। मैं इस सवाल को और आगे लेके जाता हूं। एयर कमोडोर गालिब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनरल सिवाच में आता हूं। एयर कमोडोर गालिब, क्या अब ट्रंप के ऊपर इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ईरान और ईरान के साथ जो एक सीज फायर की बातचीत चल रही थी, उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या ईरान के ऊपर ट्रंप की तरफ से या अमेरिका, ट्रंप को एक मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा अब अमेरिका से कि नहीं और हैवी अटैक करो? इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, अगर कल अमेरिका की तरफ से कोई एजेंसी सामने आकर कहती भाई ये तो देखो ईरान का हाथ है इसके पीछे या ईरानी समर्थित किसी मिलिशिया का हाथ है, तो क्या हो सकता है? अगर क्या ट्रंप का जो सपोर्ट अमेरिका में एक नैरेटिव बन रहा था, पूरी दुनिया में बन रहा था कि अमेरिका ने इस 40 दिन की वॉर में अपनी इमेज को खराब किया है, क्या वो अब मॉरल या एक सिंपैथिक सपोर्ट मिलेगा ट्रंप को? बिल्कुल गौरव, यू पुट द नेल ऑन द हेड जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल आपने वहीं पर मारा है, सटीक मारा है। द होल थिंग इज कि देखिए, ट्रंप ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज हिज ओन स्टेटमेंट कि उसके वेदर ये ईरान इसके पीछे है या कोई और इसके पीछे है, इससे उसके ईरान वॉर की जो उनकी पॉलिसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही इज गोइंग टू कंटिन्यू टू मेंटेन द प्रेशर, वो प्रेशर बना के रखेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सारी दुनिया का नजरिया इसके बारे में क्या होगा। देखिए, सिंपैथी तो डेफिनेटली ट्रंप को इस बारे में मिलेगी एंड इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी किसी भी इंडिविजुअल पे यदि कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट इस लेवल पे होता है तो ऑब्वियसली सिंपैथी उसके साथ होती है। देखिए, कोई भी इंसान, आप इस डेमोक्रेसी में किसी भी ऐसी सिचुएशन में यदि आप किसी से मतभेद है, किसी के साथ आपका मतभेद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको जान से मारना है। ये कानून जो अपने हाथ में लेने वाली बात है। अभी ट्रंप ये जो इंडिविजुअल है एलन कोल, इसके फिलॉसफी के पीछे क्या रीजन है एक्चुअली वो तो बाद में ही पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। वेदर ये ईरानियन इन्फ्लुएंस्ड है, ये वॉर से इन्फ्लुएंस है, या ये बेसिकली कोई लिबरल है जो बाकी जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं, स्पेशली जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जब से ट्रंप आए हैं तब से ट्रंप ने एक्चुअली जिस तरीके की खलबली मचाई है पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और स्पेशली जिस तरह की उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज करके जो लोग यूएस में रह रहे हैं उनके साथ भी एक तरह से आप कह सकते हैं एक सर्टेन सेक्शन बिलीव करता है कि ट्रंप बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं ये आइडियोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हैं कि डेफिनेटली ये हथियार उठा सकते हैं। चलिए, आपने सिंपैथी तो ट्रंप के साथ ही रहेगी। ओके एयर कमोडोर गालिब, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें, अब उन पर आते हैं, फिर डॉक्टर चौधरी के पास जाऊंगा मैं। एक बड़ी खबर है, बातचीत रद्द होते ही ईरान के शहर में धमाकों से हड़कंप मच गया है। करमन शाह में सुने गए कई धमाके।
अब अटैक तो हो नहीं रहा ईरान पर, ना इजराइल कर रहा है ना अमेरिका कर रहा है, तो फिर ये धमाके हो कैसे रहे? करमनशाह में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, स्थानीय लोगों ने एयर इंटरसेप्टर्स की आवाज सुनी। ईरानी स्टेट मीडिया मेहर न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है। तो ईरान में ये धमाके अब क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई खुफिया ऑपरेशन है मोसाद का? क्या इसके पीछे कोई इंटरनल ग्रुप है जो यहां पर ईरान में इस वॉर को जिंदा रखना चाहता है? ये देखिए धमाके की, बल्कि धमाके के बाद जो धुआं दिखा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अच्छा, ये पुराना विजुअल है, माफ कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वो धमाके के बाद की विजुअल धुएं की तस्वीर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा धमाका वहां देखा गया। इसी बीच बातचीत का दूसरा दौर रद्द होते ही अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती सामने आई है। इजरायल पहुंचे अमेरिका के मिलिट्री विमान। अमेरिकी बेस में 5 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स वहां पहुंचे हैं। फाइटर जेट्स में एयर रिफ्यूलिंग के लिए तैयारी की जा रही है। तो एक तरफ सीज फायर की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन सफल नहीं हो रही हैं, दूसरी तरफ लगातार अमेरिका अपनी जो तैनाती है, चाहे वो ट्रूप्स हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हो, लगातार उनको बढ़ा रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उनके मिडिल ईस्ट में है, दुनिया में कहीं ऐसी तैनाती दिखती नहीं है। उनके रिफ्यूलिंग टैंकर्स वहां पहुंच रहे हैं इजराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। उनके वहां पर ट्रूप्स लगातार 40 से 50 हजार बने हुए हैं, लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं। अमेरिका अब तो यह है कि नेतन्याहू ट्रंप से मिलने भी आ सकते हैं, तो यहां पर वो भी बात हो रही है कि नेतन्याहू आएंगे तो क्या एक और बड़ा प्लान सामने रखेंगे। ये बहुत कुछ घट रहा है एक साथ। इसी बीच ये असैसिनेशन अटेम्प्ट इस पूरी आग में घी डालने का काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट उड़ानों पर यूरोपियन यूनियन की एजेंसी का एक अलर्ट भी जारी किया गया, इसको भी जोड़िए इससे। इजराइल के एयर स्पेस पर 1 मई तक अलर्ट बढ़ा दिया गया है। यह यूरोपियन यूनियन की एजेंसी ने एक अलर्ट दिया है। उसके बाद इजराइल समेत कई एयर रूट्स पर जोखिम का अलर्ट है। अब अगर सीज फायर है तो 1 मई तक अलर्ट क्यों? ईरान ट्रूस के बावजूद उड़ानों पर खतरे की आशंका है। सीज फायर में भी एयर स्पेस मॉनिटरिंग जारी रखने का ऐलान किया गया है। तो ट्रंप पर हमले का ईरान पर क्या असर होगा, जो मैं अभी बात कर रहा था, जो मैं अभी बात पूछ रहा था अपने एक्सपर्ट से, अभी और इस पर आगे डिटेल में बात करूंगा कि ईरान पर इसका क्या असर होगा। आइए जल्दी से देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कूटनीतिक बातचीत पर ब्रेक लग सकती है, क्या लगेगी अभी पता चलेगा। हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने विटकॉफ और कुशनर को वापस बुला लिया। वो पाकिस्तान जाने वाले थे, नहीं गए। ईरान को लेकर अमेरिका में अब और विश्वास बढ़ेगा। ट्रंप अब ईरान ऑपरेशन को और सख्त कर सकते हैं। ईरान को अलग थलग करने के लिए अमेरिका स्नैप बैक प्रतिबंध लगा सकता है। ट्रंप पर हमले के बाद ईरान में अस्थिरता बढ़ सकती है। डॉक्टर चौधरी, ये तो देखिए हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर एक और नया एंगल जोड़ना चाहता हूं जिसके बारे में दबी जुबान में बात हो रही है। जब फरवरी में ट्रंप पर अटैक हुआ था तो वहां वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। आज जब अटैक हुआ तो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि क्या कनेक्शन है नहीं है, लेकिन ये पैटर्न क्यों बनता दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, जब गौरव जी जुलाई 13, 2024 को जब बटलर पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पे अटैक हुआ था, तो इवान गुची नाम के एक फोटो जर्नलिस्ट ने उस फोटो को पूरा रिप्रोड्यूस किया था और फाइट करके अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो इलेक्शन से पहले बढ़ा दी थी। उसके बाद सितंबर 15, 2024 को फिर से अटैक होता है। इस बार एक प्रो यूक्रेनियन एक्टिविस्ट जो 58 ईयर ओल्ड है, रैंड रूथ, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं मारा-लागो में। अब मुद्दा इंटरेस्टिंग इस चीज का है कि जब ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटती है तब तक कोई ना कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाता है। ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है और जिस तरह से ईरान में लगातार हलचल हो रही है, क्या एक बार फिर से ट्रंप के इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ईरान पर अटैक की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं? डॉक्टर चौधरी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, मैंने आपको बीच में रोका था, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। सीज फायर को जारी रखने पर ट्रंप को अब संदेह। सीज फायर बढ़ाने के बारे में सोचा नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं। बिना नतीजे वाली बातचीत के लिए अपने लोग नहीं भेजूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोला है ट्रंप ने। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो हम 15-16 घंटों का सफर करके अपने लोगों को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान, जहां हमें मालूम ही नहीं कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर चौधरी, मैंने इलेक्शंस का जिक्र किया था, आप उसके बारे में बता रही थी। अब इस चीज को भी जोड़िएगा कि ट्रंप ने साफ कह दिया कि हमें पता ही नहीं है हम किससे बात करने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अभी आपको पता था पहली बार जब आप आए थे, दूसरी बार आपको नहीं पता? देखिए, ये कौन किससे क्या बात कर रहा है, अमेरिका को कौन हेड कर रहा है, ईरान को कौन हेड कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है अभी। और जहां तक बात रही कि ट्रंप जो बार बार अब बोल रहे हैं कि 15-16 घंटे क्या वो सफर करके अपने लोगों को नहीं भेजेंगे, तो ये ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि कोई वार्तालाप होने वाली नहीं है। जो मैं बात पहले बोल रही थी कि ये स्टेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे 3 ऐसी चीजें हैं जो कोई मीडिया नहीं डिस्कस कर रहा। अभी आपने एक मैजिशियन का फोटो दिखाया था, जो मैजिक ट्रिक कर रहा था मिलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में।
अभी भी दिखा व्हाइट रहे हैं। हाउस डिनर वो पे जो on air हिल्टन है होटल तस्वीर, में हाँ। हुआ है, उस मजिशियन का नाम है ओज पर्लमैन और वो नॉर्दर्न इजराइल में पैदा हुए हैं। दूसरी बात है कि जो एलन है, कोल एलन, जिनको टीचर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड मिला था और वो कैलटेक के मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है उनके पास, वो उनकी एक फोटो थी इंस्टाग्राम पे जो अब हट चुकी है, लेकिन उनकी एक फोटो थी जिसमें वो आईडीएफ का स्वेटशर्ट पहने हुए थे। वो फोटो अब हट गई है। उनका नाम भी इजराइल में काफी गूगल हुआ था स्टेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट से पहले। तीसरी चीज है कि जैसे ही ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, स्टेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट, तो डेब्रा ली जो प्रो इजराइल मागा इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने फोटोज डाली अपना वहां पे पाउट करते हुए और फिर उसको डिलीट किया। मागा के सारे इन्फ्लुएंसर्स ट्रंप क्यों करवा सकते हैं ये? क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग कम है। दूसरी कि मागा के इन्फ्लुएंसर्स अब बोल रहे हैं कि देखो हिल्टन होटल, जहां पे 45 इयर्स पहले वहीं पे रोनाल्ड रीगन के ऊपर भी अटैक हुआ Yes. था, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं देखो हिल्टन होटल बिल्कुल सेफ नहीं है, हमको बॉलरूम जरूर बनाना चाहिए व्हाइट हाउस में। और दूसरा, इजराइल एक तरीके से धमकी दे रहा है कि आप फिर से एपिक फ्यूरी पार्ट 2 कीजिए। और तीसरा, जो एक बहुत छोटा सा लेकिन दिलचस्प चीज है, कि ये जो कल्प्रिट हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, एलन, ये नासा के साथ भी काम करते थे। अच्छा। और यूएस में अभी 11 से ज्यादा नासा के साइंटिस्ट या तो मिसिंग है, नहीं तो मर चुके हैं। तो ये नासा से रिलेटेड भी इंटरनल रिवॉल्ट हो सकता है, लेकिन इंटरनली अभी यूएस में सीआईए और मोसाद के बीच में नहीं बन रही है, और जनरल केन जो है वो नहीं दे रहे न्यूक्लियर कोड्स ट्रंप को। ये सारी चीजें पता है। अब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो एप्स्टीन फाइल से डिस्ट्रैक्शन हो, अपने लो अप्रूवल रेटिंग से डिस्ट्रैक्शन हो, सारी चीजों के डिस्ट्रैक्शन के लिए ईरान को फिर से मोहरा बनाया जाएगा और फिर से ये बमबारी शुरू होने वाली आपने है। बड़ी बस बात कह दी। कुछ और ही- देखिए इसी आप बीच जो हम देखिएगा बात कि कर रहे कैसे थे कि जल्दी क्या शुरू फिर से होगी। बातचीत होगी, ट्रंप ने कहा कि 15-16 घंटे सफर करके अपने लोगों को क्यों भेजूं मैं, तो उसी से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान वार्ता पर अभी की सबसे बड़ी खबर है, ईरानी विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। वो ओमान में, हमने दिखाया था ओमान में है, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। अरागची आज पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तानी सूत्रों ने सऊदी अरब के एक चैनल को बताया है, अल हदथ चैनल का नाम है, और उसके हवाले से यह खबर है कि अरागची आज पाकिस्तान जा सकते हैं। क्या वो पाकिस्तान अमेरिका के किसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने जाएंगे या पाकिस्तान के लोगों से मिलने जाएंगे? क्या लगता है आपको, ये अब्बास अरागची जिस तरह से एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, एम्बेसडर मल्होत्रा, क्या इसके पीछे भी कोई आपको कहानी नजर आती है? देखिए, जहां तक उनका पहले जो टूर प्रोग्राम बताया गया था उसके हिसाब से तो ओमान के बाद उन्हें रशिया जाना था। लेकिन अगर आपके पास एक खबर है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। लेकिन जैसे बताया, आप लोग ने सब चीज जानते हैं, अमेरिका से वहां का डिस्टेंस करीब 17 घंटे का है। तो अगर कोई बातचीत का स्कोप या चांसेस है तो किसी ना किसी को वहां से चल दिया होना चाहिए था अब तक, चाहे वो विटकॉफ लेवल पे ही होता, कुशनेर ही होते, खुद नहीं आते। जेडी वांस तो डेफिनेटली नहीं आए क्योंकि स्पीकर जो है प्रोटोकॉल वाइज नहीं आ रहे हैं। तो कोई तो होता है ऐसा जो वहां से चलता है यहाँ बात करने के लिए। या फिर ये है कि ओमान के साथ जो अंडरस्टैंडिंग नहीं कुछ बना के अगर ये आ रहे हैं ईरान से, ईरान के विदेश मंत्री, तो वो शायद पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे कि भाई आप इसको आगे अमेरिका को कम्युनिकेट कर दीजिए। ठीक बात है। और ये 16-17 घंटे वाली बात मैं पहली बार नहीं, पहले भी मैंने 2-3 बार उठाई है कि इतनी दूर से जेडी वांस का आना पहली बार लग रहा था कि सीरियस है इस बारे में। और दूसरी बार नहीं आना, वो भी उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई फायदा नहीं है इतनी लंबी यात्रा करने के बाद। और ये इनफैक्ट मुझे तो लगता है पहली बार वो मान कैसे गए कि अमेरिका जो इस तरह की ईगो पे बड़ा खड़ा रहता है अपनी प्रेस्टीज के ऊपर, की इतनी दूर चल के वो बात करने के लिए शायद उनको लग रहा होगा कि जो जंग में नहीं जीत पाए वो वार्ता से जीत पाए, और नहीं हो पाया तो शायद इसलिए नहीं आ रहे। शायद बातचीत से उनको लग रहा होगा कि हम हासिल कर लें, क्योंकि बातचीत सफल हुई नहीं, जो चाहते थे उनको मिला नहीं। बातचीत तो मिलेगा जब आप पूरी दुनिया, पूरी कायनात मांगेंगे तो कैसे मिलेगा गौरव? पूरी कायनात मांग रहे हैं आप, तो अब कैसे दे देगा? तो सर आपको लगता है अमेरिका का उपराष्ट्रपति 15 घंटे चलकर आएगा छोटी सी चीज मांगने? पहली बार आके उसको एहसास तो हो गया ना। ये चीजें तो देखिए, वो वहां आने की क्या जरूरत थी? वो सबको पता है, 10 पॉइंट इनके पता है, 15 पॉइंट उनके पता है। फोन पे ही बता दो भाई ये हमें मंजूर नहीं है।
ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है? आप सब जानते हैं, या तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन में कुछ नैरो करने के लिए तो कुछ टेबल पे लेके आइए कि भाई आप थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा हम पीछे हटते हैं, जो किसी भी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। Yes. आप मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स लेके टेबल पे आइए और उसके बाद सोच के आइए। ठीक बात। अब ये एक चीज और भी है कि ईरान में मुझे लग रहा है कि जो डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, क्या उनमें कोई चल एक बड़ी कंसेंसस खबर, मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ी हुई है और बहुत कुछ वहां डेवलपमेंट वहां से सामने आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक बड़ी खबर है, इजराइल ने यूएई को आयरन डोम सिस्टम दिया है। इजराइल ने यूएई को आयरन डोम सिस्टम दिया है। एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अब इसका कनेक्शन आप जोड़ें, अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो यूएई इजराइल के बाद सबसे ज्यादा ईरान के हमले झेलने वाला देश था अरब में, और अब वहां पर इजराइल का आयरन डोम पहुंचना मतलब इजराइल के द्वारा अमेरिका के एक बड़े अलाइ कंट्री को बहुत अच्छा, बहुत सही सिक्योरिटी सिस्टम देना। जनरल सिवाज, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? हाँ बिल्कुल, देखो दो बातें हैं गौरव इसमें। एक तो U2I2 का हिस्सा है जिसके अंदर इजराइल भी है, इंडिया भी है, यूएस भी, यूएई है। और यूएई के अंदर इजराइल की काफी इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका की भी है। और यूएई के अंदर काफी टेक कंपनी भी थी, जो कि आप देखें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। और यूएई पे सबसे ज्यादा हमला किया था इजराइल ने। और ऐसे में आयरन डोम देना, इसका मतलब वो दिखलाता है कि इसकी जो एयर डिफेंस को मजबूत करना, और ये भी दिखलाता है कहीं ना कहीं लड़ाई के बादल दोबारा छा रहे हैं अगर बातचीत नतीजा नहीं निकलती। देखो दो चीज पे बात अटकी हुई है। एक तो कहीं के स्टेट ऑफ हार्मुज में ईरान कहता है कि बातचीत नहीं चलेगी जब तक आप नेवल ब्लॉकेड को नहीं हटाएंगे, और जो अमेरिका हटाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है यूरेनियम इनरिचमेंट का, उसके ऊपर भी बात फंसी हुई है। तो जब तक आप गिव एंड टेक नहीं करेंगे, मैक्सिमम पोजीशन दोनों ने दिखा दी है, तब तक तो नतीजा निकलने के चांसेस कम है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के पास भी ये एक ट्रम्प कार्ड मिल गया ट्रम्प को, नेवल ब्लॉकेड। जब से उसने नेवल ब्लॉकेड किया है तो ईरान को भी पिंच हो रहा है। आप देखें 400 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। उसका जो ऑयल जाता था 90% चीन को, वो नहीं जा पा रहा है। कुछ भी कहे ईरान, उसकी इकोनॉमी डिगमगा रही है। उसके अंदर आप देखें मिस गवर्नर था, करप्शन थी, रियाल बहुत ज्यादा गिर गया, उसके ऊपर से नेवल ब्लॉकेड, तो ईरान को भी पिंच हो रहा है। ये भी सच्चाई है कि अमेरिका अगर हमला करता है ईरान पे तो ईरान पलटवार मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे करेगा, वहां पर एनर्जी सेक्टर और डिसैलिनेशन प्लांट को बर्बाद कर देगा। तो ये भी सच्चाई है, दोनों तरफ से नुकसान होगा। जो चाहता है इस लड़ाई को लंबा ले जाना वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल कहीं ना कहीं ये बात करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके से लड़ाई स्टार्ट हो। वो हिजबुल्लाह पे हमले कर रहा है नॉर्थ इजराइल से, वो चाहता है कि लिटनी न तक बफर जोन बनाए। मगर मुझे अभी भी लगता है अमेरिका निकलना चाहता, क्योंकि अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है अमेरिका कोई अच्छा नहीं करेगा। अभी भी आप कह रहे हैं कि अमेरिका निकलना चाहता है। अमेरिका वहां पर ऑलरेडी नाकाबंदी करके बैठा हुआ। मैं इस बारे में आऊं, लेकिन डॉक्टर शुभदा चौधरी, जो आप कह रही थी, अब तो ट्रंप ने भी बोल दिया, मागा सपोर्टर्स नहीं, अब ट्रंप ने कह दिया कि व्हाइट हाउस में एक बॉल रूम होना चाहिए। आई डोंट नो इसका क्या कनेक्शन है, लेकिन आपकी बात सही हो गई, ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी नाकाबंदी में एक और जहाज रोका गया है। अरब सागर में कमर्शियल जहाज को अमेरिकी नौसेना ने रोका है। MV7 को वापस ईरानी इलाके में भेजा गया है। USS पिंकनी ने ईरान से जुड़े शिप को वापस भेजा है। अब तक ईरान से जुड़े 19 जहाजों को रोकने का दावा किया है। एयर कमोडोर काले, ये नाकाबंदी अमेरिका करके बैठा है, क्या इससे ईरान को कंट्रोल करने में आसानी होगी? अगर लंबी नाकाबंदी होती है तो क्या ईरान के तेवर ढीले होंगे, आपको लगता है? और क्या ये अमेरिका को एक एडवांटेज देगा? बिल्कुल गौरव, ये तो 100% ऐसा ही होना है। ये जो पहले इनको कर लेना चाहिए था, इन्होंने बहुत बाद में किया है, तो ये एक अमेरिका की काफी बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल रही है। हाँ। परंतु ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तब चलो इन्होंने ब्लॉकेट कर दिया है, तो ब्लॉकेट से तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ईरान को, इसमें कोई शक ही नहीं है। पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है, और कुछ ही समय में ईरान के पास अपने ऑयल वेल शट डाउन करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं रहेगा। और जब ये चॉइस नहीं रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ सकता है ईरान। इसके साथ ही देखिए, ऑयल इज द ओनली कमोडिटी जो बेच सकता है। तो देर इज ईरान जो है वो बिल्कुल एकदम, जिसे बोलते हैं ना आप, डीप सी और क्लिफ के बीच में फंसा हुआ है। और इस समय उसकी पोजीशन ऐसी है कि यदि जल्दी से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, ओमान, पाकिस्तान और फिर रशिया की भाई ये ब्लॉकेट खुलवाओ, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो डाउट इन दैट। एंड देखिए,
और पाकिस्तान की बात से मुझे याद आया, पाकिस्तान ने जो बार बार ये जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में ये हो जाएगा, पाकिस्तान में अराची वापस आ रहे हैं, दिस दैट एंड ऑल, इनफैक्ट कल ही काफी बड़ा डिबेट इस बात पे हुआ है कुछ लर्नेड लोगों के द्वारा, जो ये बोल रहे हैं कि ये लीक्स जो है ये आ रही हैं, ये ईरान को ज्यादा पर्टअप कर रही हैं, कि ईरान ये बोल रहा है कि आप किस तरह की, मतलब मीडिया में व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन आर यू क्रिएटिंग, आप एक बातचीत जो होती है वो एक अलग तरीके से होती है, स्पेशली जब 3 बड़े देश उसमें इन्वॉल्व वो हो। तो उनकी न्यूट्रलिटी पर ऑलरेडी ईरान ने कह दिया कि आसिम मुनीर तो बैटिंग कर रहे हैं ट्रम्प के लिए, वो तो करना नहीं चाहते वहां बात। बिल्कुल, तो ये जिस तरीके के मीडिया में बातें आ रही हैं वो एक लीक दिखाता है, ये प्लेस्ड लीक्स हैं, ये जानबूझ के पाकिस्तान लीक्स छोड़ रहा है, और ये क्यों छोड़ रहा है ये ऑब्वियस है, बिकॉज़ पाकिस्तान अपनी सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, चलिए समय कम है। डॉक्टर चौधरी, एक छोटा सा रिएक्शन मुझे दीजिए। असैसिनेशन अटेम्प्ट, ईरान के साथ सीज फायर का अभी तक कोई बातचीत सामने नहीं आई कि तब क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे अगले 2-3 दिन में क्या होता हुआ दिखता है आपको? क्या फिर से अटैक हो सकते हैं शुरू? देखिए, अटैक बंद तो मुझे नहीं लगता कि हुए हैं। जहां तक बात रही कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ज्यादा लोकलाइज्ड हो गया है, लेकिन अब बाब अल मंदब पे भी होगा, और जहां तक है अंडर सी केबल कट्स होने की भी ज्यादा गुंजाइश है। आगे ना ईरान इसमें से पीछे हटेगा, ना इजराइल हटेगा, ना अमेरिका हटेगा। अब ये ईगो क्लैशेस हो गए। अब उस पे आम जो नागरिक है, आम अमेरिकन नागरिक है या इजरायली नागरिक है या ईरानियन नागरिक है, उसके हित में कोई भी बात नहीं कर रहा है। जहां तक बात रही, मेरा शक है कि इजराइल में इलेक्शंस क्या कैंसिल हो जाएंगे, और उससे भी बड़ा शक है कि क्या अमेरिका में, आज तक कभी हुआ नहीं है लेकिन ट्रंप है तो कुछ भी मुमकिन है, तो क्या अमेरिका में ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस कैंसिल कर देंगे? इमरजेंसी आपने बड़ी बात बोल दी, आपने इजराइल को लेकर बड़ा सवाल उठाया है, अमेरिका को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। आपको रोकना होगा, समय खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी बड़ी बातें आपने इस डिबेट में बोली हैं, और मुझे लगता है कि अगर हमारे कोई व्यूअर इसको सुन रहा होगा तो उसको समझ में आया होगा कि ये केवल एक असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं है, इसके क्या मायने कहां तक हो सकते हैं आप समझिए। बहुत कुछ है जो इसमें हो सकता है, जो आगे आ सकता है।